कक्षा 12 हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में एक सहायक पुस्तक लगा रखी है अंतराल। उस अंतराल का आज हम चैप्टर संख्या 2 पढ़ने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पाठ का नाम देखिए, यहाँ दे रखा है बिस्कोहर की माटी, और इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। यानी बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी, इन शब्दों को पहले देख लेते हैं। बिस्कोहर का क्या मतलब है? बिस्कोहर ये लेखक का गांव है, और माटी यानी मिट्टी। जो लेखक का गांव है बिस्कोहर, ये कहाँ है? ये यूपी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जो पुराना अगर हम कहें तो बस्ती जिला, और नया हम कहें तो सिद्धार्थनगर। यहाँ पर ये लेखक का गांव है। लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। अब ये बिस्कोहर की माटी आत्मकथांश है। क्या है ये? आत्मकथांश है। आत्मकथा का अंश। अगर ये आत्मकथा का अंश है तो आत्मकथा का क्या नाम है? विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का नाम है नंगा तलाई का गांव। नंगा तलाई का गांव। अब यहाँ देखिए, ये जो नंगा तलाई, सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि नंगा तलाई क्या है? ये किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, जिले का नाम है, या किसका नाम है? नंगा तलाई किसका नाम है? तो नंगा तलाई जो यहाँ ये नाम है, ये लेखक के स्वयं के लिए आया है। ये नंगा तलाई शब्द किसके लिए आया है? लेखक के स्वयं के लिए आया है कि लेखक का गांव। यह आत्मकथा है विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा, और उस आत्मकथा का नाम है नंगा तलाई का गांव। इस नंगा तलाई का गांव से ही ये बिस्कोहर की माटी आत्मकथांश लिया गया। यहाँ आपको ये भी समझना है कि नंगा तलाई का गांव अपने को, अगर आप इस लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी की ये आत्मकथा पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये आत्मकथा 2 रूपों में दिखाई देगी। पहला रूप होगा स्वयं लेखक अपनी जीवनी या जीवन को जो है किस्सागो यानी कहानी किस्सों में वो कहता है। इसलिए यहाँ जो किस्सागो शब्द आया है, कहानी किस्सों में अपने जीवन के बारे में कहने वाला, वो शब्द है नंगा तलाई, यानी लेखक स्वयं। और यहाँ गांव शब्द आया, गांव कौन सा? बिस्कोहर। और बिस्कोहर में जो दूसरा रूप लेखक का मिलता है वो विश्वनाथ के रूप में मिलता है,
जो विश्वनाथ का ही रूप है, यानी लेखक का बचपन का नाम है विश्वनाथ। तो ये नंगथलाई का अंश बिस्कोर की माटी आत्मकथांश है, और लेखक ने अपने इस गांव के बारे में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो प्रकृति है, उसके बारे में जो लिखा है, एक शब्द आता देखिए, नॉस्टेलिजिया, ये शब्द आता है। तो यहाँ ये बताया गया कि ये जो पाठ है बिस्कोर की माटी, केवल नॉस्टेलिजिया नहीं है, यानी नॉस्टेलिजिया का मतलब केवल इसमें पुरानी यादें नहीं हैं या अतीत की सुखद स्मृतियां नहीं है, केवल पुरानी यादें नहीं है और केवल अतीत की सुखद स्मृतियां नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ मनुष्यों के संबंध का वर्णन है। प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों का वर्णन। ये इस प्रकार बिस्कोर की माटी जो पाठ है, ये इस बिस्कोहर गांव की किन किन बातों के बारे में बताएगा। देखिए, बिस्कोहर की माटी पाठ में आप लेखक की माँ, लेखक का गांव जो बिस्कोहर है, और प्रकृति जो आसपास की प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता, ग्रामीण जीवन शैली, ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथा, लोक मान्यता, ये सब इस पाठ में हमें देखने को मिलेगी। और इस बिस्कोहर की माटी पाठ में एक तो शरद ऋतु का वर्णन है, एक गर्मी का वर्णन है और एक वर्षा का। इन तीनों ऋतुओं में, शरद हो चाहे गर्मी वर्षा, तीनों ऋतुओं में गांव में क्या क्या समस्याएं होती है, ये सब इस पाठ में लेखक ने बड़े जीवंत तरीके से बताया। और जीवंत इसलिए कि लेखक ने ये सब भोगा है, इसलिए लेखक ने अपने देखे और भोगे यथार्थ का वर्णन किया। भोगे यथार्थ का वर्णन इस पाठ में किया है, कोई काल्पनिक नहीं है। और ये देखा और भोगा यथार्थ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। अब पाठ का सारांश हम देख लेते हैं। पाठ का सारांश क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए, लेखक ने बताने की कोशिश की है कि गांव जो होते हैं वो गांव शहरों की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, सुविधा युक्त नहीं होते। गांव शहरों की तरह सुविधा युक्त नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है कि एक तो शहरों में कोई भी स्थिति हो, खाने के लिए पर्याप्त मिल जाता है, लेकिन लेखक ने कहा
कि गांव में जब अकाल पड़ता है तब कमल ककड़ी, जिसे सामान्यतः नहीं खाया जाता है, लेकिन अकाल में जिंदा रहने के कारण या जिंदा रहें इसलिए कमल ककड़ी को जो है तालाब में से खोद करके खाया जाता है। इसी प्रकार देखिए, जब बीमार हो जाते हैं तो शहरों में तो अलग इलाज है, लेकिन गांव में प्रकृति से ही उनका इलाज होता है, जिसमें फूल हो, चाहे फल हो या पत्तियां हो, ये सारी चीज़ों से लेखक ने कहा कि वहाँ इलाज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेखक ने जो वर्णन किया है, सबसे पहला है यहाँ पर कमल, कुछ फूलों का वर्णन किया है, जिसमें पहला फूल है कमल। कमल का जो फूल है ये एक तालाब है, लेनवड़ी का तालाब। ये जो कमल खिलते हैं इसका ये सबसे बड़ा तालाब है, सबसे बड़ा कमल ताल है ये, जहां कमल खिलते हैं। दूसरी चीज देखिए, ये कमल जो है पाठ के अनुसार, बिस्कोर की माटी के अनुसार पूरब में जो टोला है, पूरब टोले के पोखर यानी तालाब, उस पूरब टोले के पोखर में खिलते हैं। एक शब्द आया है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल पत्र। और जो कमल पत्र है इसी को कहा है, दूसरा नाम दिया है इसको पुरइन। और हिंदुओं के द्वारा जो भोजन किया जाता है सामान्यतः इसी कमल पत्र पर किया जाता है। इसके बाद देखिए एक आया है कमल नाल। इस कमल नाल को ही कहा बसीण का, एक तो बसीण कह सकते हो कमल नाल को, और इसी को कमल ककड़ी का है, जो अकाल में खाई जाती है। क्या कहा इसको? कमल ककड़ी, जिसे अकाल में खाया जाता है। ये यहाँ मैंने बता दिया, देखो ये कमल ककड़ी जो है ये अकाल में खाई जाती है। और एक और होता है इसमें कमल का बीज, कमल का बीज, ये कमल का बीज होता है, इसका एक और नाम है कमल गट्टा। ये खाया जाता है, कमल गट्टा खाया जा सकता है, लेकिन कमल ककड़ी बहुत मुसीबत में हो अकाल के समय ये खाई जाती है, जबकि कमल गट्टा सामान्य रूप से खाया जा सकता है। तो ये जो कमल है ये भी लगभग शरद ऋतु में खिलते हैं, और लेखक ने अपने बिस्कोर गांव में किस प्रकार ये खिल रहा है उसका वर्णन किया है। आगे एक दूसरे फूल के बारे में भी वर्णन किया है। दूसरा फूल है देखिए कोइया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। कोइया के नाम देख लीजिए आप क्या क्या है। कोइया को अपन, क्योंकि पानी में खिलता है तो जल पुष्प भी कहते हैं, कोइया को जल पुष्प भी कहते हैं, कोइया को कुमुद भी कहते हैं, और कोइया को कोका बेली भी कहते हैं। ये सब कोइया के उपनाम है। और कमल से ज़्यादा बहार थी इसकी, कमल से ज़्यादा बहार कोइया की थी। ये भी कोइया आपके शरद ऋतु में ही खिलता है।
और ये रेलवे लाइन के दोनों ओर होता है, रेलवे लाइन के दोनों ओर, जहाँ रेलवे लाइन होती है दोनों ओर, जहाँ खड्डे में पानी भर जाता है, ऐसी जगह पर ये कोइया जो है खिलता है। और इसको सामान्यतः उत्तर भारत में आप देख सकते हैं। पहले लेखक को एक भ्रम था, लेखक का क्या भ्रम था, लेखक को ये भ्रम था कि ये केवल मेरे गांव में ही होता है, लेकिन जब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए वो गए, वैष्णो देवी की यात्रा पर गए, तब पंजाब में रेलवे लाइन के दोनों ओर इसको देखा, रेलवे लाइन के दोनों ओर इसको देखा। तो लेखक को ये लगा कि ये केवल मेरे गांव में नहीं होता है, ये उत्तर भारत में रेलवे लाइन के किनारे किनारे सब जगह होता है। एक लेखक ने बात की सिंगाड़ा की। सिंगाड़ा जो होता है ये भी शरद ऋतु में ही आता है, और सिंगाड़े की एक तो खुशबू लेखक को बहुत ही अलग लगती है, और एक जहाँ ये सिंगाड़ा तालाब में आता है तो वहाँ तालाब से आवाज़ आती रहती है, तालाब से आवाज़ आती रहती है जो भी लेखक को आकर्षित करती है। एक ये जो सिंगाड़ा जब छोटा होता, दूधिया होता, उसको कहते हैं बतिया, कच्चा जो सिंगाड़ा होता है, इसमें से वो गंध आती है। तो सिंगाड़ा के बारे में भी लेखक ने यहाँ वर्णन किया। फिर देखो आगे एक फूल के बारे में और वर्णन किया, वो है हरसिंगार। हरसिंगार ये भी शरद ऋतु में ही खिलता है, और जब पितृपक्ष चल रहा होता है, पितृपक्ष में जो घर के दरवाजे पर ये हरसिंगार की एक माला बांधी जाती है, हरसिंगार की राशि बांधी जाती है, जिसे वहाँ की भाषा में कहते हैं कुरई जात रही, यानी जो घर घर में जो हरसिंगार की राशि रख के जाती है उसे कहा है कुरई जात रही। और ये रखने का काम करती है मालिंदाई। जो मालिंदाई होती है वो हर घर हरसिंगार की राशि रख के जाती है पितृपक्ष में, जो घर के दरवाजे पर बांधने के लिए काम आती है। तो ये तो मुख्य फूल थे। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न बनता है कि फूल कौन कौन से इस पाठ में आए हैं, तो उन फूलों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। तोरी का फूल आया है, लौकी, अब है तो ये सब्जियां, लेकिन लेखक ने इनको फूलों के रूप में यहाँ वर्णन किया है। तोरी हो गया, लौकी हो गया, ऐसे भिंडी हो गया, बटकटैया हो गया, बटकटैया हो गया, इमली हो गया, कदम्ब और बैंगन, कोहड़ा जिसे काशी फल भी कहा है, ठीक है, शरीफा हो गया,
ऐसे ही आम के बोर हो गए, जो मंजरियाँ आती आम के पेड़ पर, कटहल हो गया, और जितने भी तिलहन और दलहन है उनके ऊपर भी जो फूल आते हैं, सबका वर्णन लेखक ने किया है। और प्राकृतिक सुषमा और संपदा, इसका वर्णन किया कि गांव में जो प्राकृतिक सुषमा है और संपदा है वो फूलों के रूप में यह है। लेखक ने वहाँ सांप और बिच्छू का भी वर्णन किया, जिससे भय मिश्रित वातावरण बन जाता था। सबसे पहले देखिए, डोढ़ा हो गया, मजगिदवा, डोडवा, मजगिदवा और धामिन, ये तीनों ही क्या है, ये विषविहीन है, जहर नहीं होता है। विषहीन सर्प में इन तीनों की गिनती होती है। और जिसमें से ये डोडहा है, ये वामन जाति का सर्प माना जाता है। वामन जाति का सर्प डोडहा माना जाता है। और धामिन जो है, धामिन अगर पूंछ मार दे, तो अंग सड़ जाता है। इसके अलावा देखिए, एक और सांप का वर्णन किया है यहाँ, गोहुअन। सांप का नाम क्या है? गोहुअन, जिसका एक अन्य नाम है फेंटारा। और ये बहुत खतरनाक होता है, जहरीला होता है। एक जहरीला सांप और है, गोर कड़ाइच। और ये इतना खतरनाक है कि अगर ये काट लेता है तो घोड़े की तरह व्यक्ति हिनहिनाने लगता है। घोड़े की तरह व्यक्ति हिनहिनाने लगता है। एक और सांप है बटिया। ये बटिया, इसके 2 मुंह होते हैं, 2 मुंह वाला सांप है। तो ये कुछ भय मिश्रित वातावरण का लेखक ने यहाँ प्रयोग किया। और कौन कौन से सांप बिच्छू वहाँ मिलते हैं गांव में, जिससे भय मिश्रित वातावरण बन जाता है। फिर लेखक ने माँ का वर्णन किया है। माँ का वर्णन, तो सबसे पहले माँ जो है अपने आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है। और बच्चा केवल दूध ही नहीं पी रहा है, दूध के साथ जो चांदनी है उसको भी पी रहा है, यानी चांदनी का भी आनंद ले रहा है। और बच्चे का दूध पीना माँ के
सारे संबंधों का जीवन चरित है। एक चीज यहां और कही है कि जो माँ का दूध बच्चा पीता है वो जड़ से चेतन होने की अवस्था है, यानी मानव के जन्म लेने की सार्थकता है। मानव के जन्म लेने की सार्थकता है। और इसी कारण जो दिलशाद गार्डन था उसमें जो बतख अपने अंडों को किस प्रकार सुरक्षित रख रही थी, उनकी सुरक्षा कर रही थी, तो उस बतख की तुलना अपनी माँ से की है कि लेखक की माँ और उस बतख में जो ममता का भाव आया है, ये आखिर इतना ममता का भाव किसने सिखाया है। एक जगह आया विश्वनाथ के साथ अत्याचार हो गया। क्या अत्याचार हुआ कि विश्वनाथ के छोटे भाई का माँ के दूध पर अधिकार हो गया। कहने का मतलब यह है, जो माँ का दूध पहले विश्वनाथ पीता था, अब उसके एक और भाई होने से माँ के दूध पर उसका अधिकार हो गया और विश्वनाथ को जो है गाय का बेस्वाद दूध उसको पीना पड़ता। माँ का दूध विश्वनाथ को नहीं मिलता। एक औषधि के रूप में आँख जब आती है, आँख, तब बरबंडा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, यह सत्यानाशी, इस बरबंडा सत्यानाशी फल का दूध लगाते हैं तो आँख जो है वो सही हो जाती है। इसी तरह देखिए गर्मी में भी लेखक किस प्रकार बाहर चला जाता था और गर्मी में लू लग जाती थी तो प्याज और जो कच्चे आम का पन्ना, उसका शरबत, ये सारी चीज़ें किस प्रकार गर्मी से उनको राहत देती थी, इसका वर्णन है। एक वर्षा का वर्णन है। वर्षा का आना लेखक को संगीत की तरह लगता था कि जैसे संगीत बज रहा हो और घोड़े की टापों की जैसे आवाज़ आती है, वैसे वो बारिश आगे से आगे बढ़ती जाती है। लेखक देखता है जैसे नदी पर आ गई, फिर डेगहर पर आ गई, फिर बड़की बगिया पर आ गई और फिर पड़ोस में आ गई और टप 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 करती बारिश आ रही है। टिन टप्पर सब उड़ जाते हैं और बारिश के बाद कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। ऐसा वर्णन लेखक ने किया है। लेखक ने अपनी उम्र से 10 वर्ष बड़ी जो महिला थी उसके प्रति लगाव का भी वर्णन किया है और लेखक का ये मानना है कि बिस्कोर से सुंदर गांव और कोई है नहीं और बिस्कोर में जो महिलाएं हैं उनसे सुंदर महिलाएं भी और कहीं नहीं हैं। ऐसा लगाव लेखक का अपने के गांव के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति ये था, जो जीवंत रूप से यहाँ लेखक ने आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। धन्यवाद।